हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे इस चैनल आरबीएस फिजिक्स पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन दबाएं, ऑल करें, जिससे कि हमारे वीडियो के अपलोड होते ही इसके नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएं। हम लोगों को जो गुरुत्वाकर्षण उसका जो और आगे का चैप्टर्स हैं, गुरुत्वीय विभव, गुरुत्वीय तीव्रता, इसके बाद वो आता है कक्षीय वेग। हमें जानते हैं कि सूर्य के चारों तरफ ग्रह चक्कर लगाते रहते हैं और उन ग्रहों का चक्कर उपग्रह लगाते रहते हैं। हमारी जो पृथ्वी है उसका एक प्राकृतिक उपग्रह चक्कर लगाता है जिसे हम चंद्रमा कहते हैं, लेकिन इसके अलावा हजारों की संख्या में कृत्रिम उपग्रह भी उसके चक्कर लगाते रहते हैं। हम कृत्रिम उपग्रह को डालते हैं, प्रक्षेपित कर देते हैं और जिस ऊंचाई पर प्रक्षेपित कर देते हैं उस ऊंचाई पर चक्कर लगाते रहते हैं। जो हमारी आवश्यकताएं हैं, वातावरण का अध्ययन करना है या अन्य तरह की सूचनाएं हैं, टेलीविज़न के प्रसारण के कार्यक्रम हैं, ये सारी चीज़ों का काम वो करते रहते हैं। तो जो उपग्रह है वो पृथ्वी की किसी भी कक्षा में चक्कर लगाने के लिए एक निश्चित वेग की आवश्यकता उसको पड़ती है। हम उस कक्षा में उस उपग्रह का उस वेग को कक्षीय वेग कहते हैं। तो हमको कक्षीय वेग के बारे में पढ़ना है। कक्षीय वेग, कक्षीय वेग, ऑर्बिटल वेलोसिटी। ऑर्बिटल वेलोसिटी, व्यू। और ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या है? पृथ्वी के चारों ओर किसी भी कक्षा में लगातार चक्कर लगाने के लिए जितने वेग की आवश्यकता होती है उसे उस कक्षा का कक्षीय वेग कहते हैं। किसी ग्रह अथवा उपग्रह का किसी भी कक्षा में अनवरत या लगातार परिक्रमण करने के लिए या चक्कर लगाने के लिए, चक्कर लगाने के लिए आवश्यक वेग को क्योंकि प्रत्येक कक्षा का कक्षीय वेग अलग अलग रहता है, इसलिए आवश्यक वेग को उस कक्षा का कक्षीय वेग कहते हैं। उस कक्षा का कक्षीय वेग कहते हैं। कक्षीय वेग कहते हैं। किसी ग्रह या उपग्रह का किसी भी कक्षा में लगातार चक्कर लगाने के लिए आवश्यक वेग को उस कक्षा का कक्षीय वेग कहते हैं। मान लिया हमारी पृथ्वी है, उस पृथ्वी के चारों ओर किसी कक्षा में चक्कर लगाना है। ये पृथ्वी है, उसका केंद्र O है, पृथ्वी का द्रव्यमान m है, ये पृथ्वी की त्रिज्या है RE, और कोई एक कक्षा है जो पृथ्वी से h ऊंचाई पर है,
ये ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक h है। पृथ्वी के धरातल से इसकी ऊंचाई h है और इस h ऊंचाई पर ये कक्षा है जिसमें ये चक्कर लगा रहा है, जिसमें कोई भी वस्तु, कोई भी उपग्रह चक्कर लगा रहा है। ये वो उपग्रह है जो इस कक्षा में चक्कर लगा रहा है। मान लीजिए इस कक्षा में चक्कर लगाने के लिए इसका जो वेग है वो v है। ये द्रव्यमान इसका यम है और इस कक्षा में चक्कर लगा रहा है। पृथ्वी तल से h ऊंचाई पर, पृथ्वी तल से h ऊंचाई पर किसी कक्षा में एक उपग्रह एक कृत्रिम है जो हम डालते हैं, कोई वस्तु है, कृत्रिम उपग्रह है। पृथ्वी तल से h ऊंचाई पर किसी कक्षा में एक उपग्रह, किसी कक्षा में एक उपग्रह, किस ऊंचाई पर कक्षा है? h ऊंचाई पर एक उपग्रह परिक्रमण कर रहा है, यानी चक्कर लगा रहा है। जब ये परिक्रमण करेगा तो ये वृत्तीय मार्ग पर परिक्रमण कर रहा है, इसलिए इसके ऊपर एक बल नीचे की ओर काम करेगा जिसे हम कहते हैं अभिकेंद्रीय बल। यह है अभिकेंद्रीय बल। अतः उपग्रह पर अभिकेंद्रीय बल अभिकेंद्रीय बल का सूत्र है यम वी स्क्वायर अपान पृथ्वी के केंद्र से दूरी और ई प्लस एच, पृथ्वी के केंद्र से दूरी है आर ई प्लस एच। एम बी स्क्वायर अपान आर होता है फार्मूला, तो यम बेग का स्क्वायर अपान केंद्र से दूरी। अतः उपग्रह पर अभिकेंद्रीय बल एफ इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपान आर ई प्लस एच। लेकिन ये अभिकेंद्रीय बल उसको मिलता कहाँ से है? यह गुरुत्वाकर्षण बल से प्राप्त होता है। यह अभिकेंद्रीय बल गुरुत्वाकर्षण बल से प्राप्त होता है। यह बल पृथ्वी के गुरुत्व के कारण लगता है। इसलिए यम वी स्क्वायर अपान आर ई प्लस एच ये बराबर है पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण यानी जी, पृथ्वी का द्रव्यमान यमी, उस पिंड का यानी उपग्रह का द्रव्यमान जी एम एम अपान आर ई प्लस एच का स्क्वायर। यहाँ पर ये आर ई प्लस एच और आर ई प्लस एच के दो घात है, यहाँ आर ई प्लस एच एक है तो एक कट जाएगा, यहाँ पे आर ई प्लस एच बचेगा और यहाँ यम से ये यम कट जाएगा।
तो v स्क्वायर का मान आ जाएगा और उसका वर्गमूल लेंगे तो v आ जाएगा। और इसलिए vo कक्षीय वेग कितना होगा? कक्षीय वेग होगा अंडर रूट GME। ये m से ये m कट चुका है, ऊपर GME बचा है। RE प्लस एच से RE प्लस एच का एक घात कट चुकी है, इसके नीचे बचा है RE प्लस एच। तो कक्षीय वेग का एक स्वरूप तो इसका ये है हमारे पास, एक रूप में ये हमको प्राप्त होता है। ये हो गया कक्षीय वेग। इस कक्षीय वेग को हम बदल भी सकते हैं, इसके GM का मान हम अगर रख दें तो कक्षीय वेग का दूसरा रूप भी हमें प्राप्त हो जाएगा। पृथ्वी पर G इक्वल टू GME अपान RE स्क्वायर। तो GME बराबर GRE स्क्वायर, GME बराबर GRE स्क्वायर। इसलिए समीकरण 1 से कक्षीय वेग vo बराबर GRE स्क्वायर अपान RE प्लस एच। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं। इसलिए vo बराबर, इसमें RE बाहर आ जाएगा, G अपान RE प्लस एच। तो एक कक्षीय वेग का फार्मूला हमें एक सूत्र ये भी मालूम हो गया, एक सूत्र हमको ये भी मालूम हो गया। ये जो दोनों कक्षीय वेग हम लोगों ने निकाले, एक कक्षीय वेग h ऊंचाई पर है। h ऊंचाई का मतलब ये हुआ कि ये ऊंचाई इसकी त्रिज्या की तुलना में अधिक है। अगर हम पृथ्वी के निकट आ जाएं, पृथ्वी के निकट का मतलब कि h का मान RE की तुलना में कम है, इसलिए पृथ्वी के निकट, पृथ्वी के निकट अब यहां पर देखिए, पृथ्वी के निकट पृथ्वी के निकट जो h है और नगण्य है, निकट R की तुलना में h नगण्य है। तो पृथ्वी के निकट हमने h को छोड़ दिया। कक्षीय वेग vo इस रूप में निकालेंगे अगर, तो h का मान ये छोड़ देंगे, 0 हो जाएगा। तो इस रूप में आ जाएगा ये अंडर रूट GME
अपान आर। और अगर इस रूप में इसको निकालते हैं, इस रूप में, तो आ जाएगा, यही बराबर हो जाएगा, ये आर ई एच 0 हो जाएगा। आर ई से ये आर ई का अंडर रूट आर ई कटेगा तो ऊपर अंडर रूट आर ई बचेगा, ये आ जाएगा अंडर रूट जी आर ई। तो ये कक्षीय वेग का मान आएगा पृथ्वी के निकट। ये समीकरण नंबर 1 से है, ये समीकरण नंबर 2 से है। ये उत्तर हमको समीकरण नंबर 1 से प्राप्त होगा, ये समीकरण नंबर 2 से प्राप्त होगा। तो हो गया पृथ्वी के निकट कितना होगा। यहाँ पर एक बात जो ध्यान देने की है कि जो कक्षीय वेग है, जो उपग्रह या पिंड पृथ्वी या चंद्रमा या किसी भी ग्रह या उपग्रह के चारों ओर चक्कर लगाता है किसी कक्षा में, तो वो पिंड के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। वो इस बात पर निर्भर नहीं करता कि उपग्रह जो चक्कर लगा रहा है छोटा या बड़ा है, क्योंकि हम देख रहे हैं कहीं भी उपग्रह का द्रव्यमान नहीं है। ये उसका द्रव्यमान है जिसका चक्कर लगा रहा है, यानी पृथ्वी का। यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर ये कहीं भी उपग्रह का द्रव्यमान नहीं है, बल्कि ये उसकी त्रिज्या है जिसका चक्कर लगा रहा। तो जो चक्कर लगाने वाला पिंड है वो चाहे छोटा सा कंकड़ हो और चाहे एक बहुत बड़ा पिंड हो, कक्षीय वेग उतना ही होगा। दोनों स्थिति में कक्षीय वेग का वही मान होगा। अब अगर हम उदाहरण के तौर पर पृथ्वी के निकट कक्षीय वेग का मान अगर निकालते हैं, जी योम आर ई का मान रखने पर, अगर ये मान हम रख दें तो कक्षीय वेग पृथ्वी के निकट कितना आएगा, अंडर रूट जी 9.8 और आर ई का मान है 6400 किलोमीटर इंटू मीटर। अब इसको देखें आप तो 9.8 हो गया, ये आ जाएगा 98, जिसको हम कह सकते हैं 49 इंटू 2। इसके एक जीरो से इसमें गुणा कर दिया। अब जीरो यहाँ कितने बचे, 10 टू द पावर 2, यानी 2 और 2 4। तो इसको हम लिख सकते हैं 64 इंटू 10 टू द पावर 4। इसका आ जाएगा 7, इसका आ जाएगा 8, इसका आ जाएगा अंडर रूट 2 यानी 1.4 और 10 टू द पावर 2 मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड, इसका मान आएगा 64 और 9 72 78, लगभग 7.8 78.4 बराबर आ गया 7.8 इंटू 10 टू दी पावर 3 मीटर पर सेकंड, यानी 7.84 किलोमीटर प्रति सेकंड। अगर पृथ्वी के निकट हम किसी भी वस्तु को 7.84 किलोमीटर पर सेकंड का वेग दे दें तो पृथ्वी के निकट लगातार चक्कर लगाता रहेगा, नीचे नहीं गिरेगा।
हम जो हवा का घर्षण उसको नगण्य मान रहे हैं, क्योंकि हवा के घर्षण अगर होता रहा तो जो वेलोसिटी है वो घटेगी तो कुछ समय बाद वो गिर जाएगा। लेकिन हमें मान लें कि पृथ्वी के निकट जो हवा है उसका घर्षण कम है, तो उसके वेलोसिटी में कोई अंतर नहीं आएगा, वो बहुत दिनों तक चक्कर लगाता रहेगा, क्योंकि उसका वेग कम नहीं होगा। उस कक्षा के लिए जितना वेग चाहिए उतना वेग उसके पास है, वो ऐसे ही अपने आप चक्कर लगाता रहेगा, क्योंकि उसमें चक्कर लगाने के लिए उतनी वेग की आवश्यकता है। तो पृथ्वी के निकट अब वो चाहे कंकड़ का टुकड़ा आप फेंकें इसी वेग से तो भी वो लगातार चक्कर लगाता रहेगा, और चाहे आप एक बस को फेंकें उसी चाल से, इतनी ही चाल एक बस को दे दें तो वो भी उसी कक्षा में पृथ्वी के निकट चक्कर लगाता रहेगा, और युगों युगों तक चक्कर लगाता रहेगा, वो नीचे नहीं गिरेगा अगर घर्षण या अन्य कारण से उसकी ऊर्जा न घटे, यानी उसकी वेलोसिटी न घटे। तो ये तो हो गया पृथ्वी के निकट कक्षीय वेग। अब प्रश्न ये आता है कि ये जो परिक्रमण कर रहा है, जो उपग्रह घूम रहा है अपनी, उसका एक कक्षीय वेग है, वो कितनी देर में एक चक्कर पूरा करता है, यानी परिक्रमण काल। किसी भी कक्षा में उपग्रह का परिक्रमण काल एक चक्कर लगाने का समय। परिक्रमण काल T ये बराबर होता है कक्षा की लंबाई, कितनी लंबी कक्षा है, और अपान चाल या वेग। ये हुआ 2 पाई। अगर पृथ्वी से ऊपर किसी ऊंचाई पर है, एच ऊंचाई पर या ऊंचाई पर किसी कक्षा में परिक्रमण काल। कक्षा की लंबाई, अब आप ध्यान से देखें तो कक्षा की लंबाई होगी, ये तो आपकी पृथ्वी हो गई, इसकी ये त्रिज्या हो गई RE, और ये ऊंचाई हो गई H। तो इस कक्षा की जो लंबाई होगी 2 पाई RE प्लस H। और चाल, अगर ऊंचाई पर हम चाल निकालते हैं या ऊंचाई पर, तो चाल का एक सूत्र तो हमारे पास ही है, GME अपान RE प्लस H। ये हो जाएगा VO यानी अंडर रूट GME अपान RE प्लस H। 2 पाई RE प्लस H और RE प्लस, यहाँ RE प्लस H की घात 1 है, यहाँ आधी है, तो हो जाएगा RE प्लस H की घात 3/2, और नीचे इसका मान आएगा अंडर रूट GME। अगर GME का मान रखते हैं तो एक तो हमारा परिक्रमण काल का सूत्र ये आ गया, हमारा एक सूत्र तो हमें ये प्राप्त हो गया, याद रखेंगे ये सेकंड में है। या T इक्वल टू 2 पाई RE प्लस H की घात 3/2 अपान अंडर रूट GM बराबर है
GRE², चूँकि G बराबर GME/RE²। या इसको इधर लिखें, उधर साफ नहीं दिख रहा हो तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। चूँकि G = GME/RE², इसलिए T बराबर, यह का मान आया 2 पाई अपान RE, RE बाहर आ गया, 2 पाई अपान RE अंडर रूट RE अपान अंडर रूट G। ये RE बाहर आ जाएगा, स्क्वायर है, अंडर रूट के बाहर, अंडर रूट के अंदर G रहेगा, और RE प्लस H की पावर 3/2 वो अपनी जगह रहेगा। तो ये आ गया। यहाँ पर कैपिटल G और पृथ्वी का द्रव्यमान नहीं है, तो एक ये आ गया। परिक्रमण काल कितनी देर में, वो अपनी कक्षा का एक चक्कर लगा लेगा। अब अगर यही परिक्रमण काल हमको पृथ्वी के निकट निकालना हो, पृथ्वी के निकट, तो पृथ्वी के निकट कितनी देर में वो एक चक्कर लगा लेगा। पृथ्वी के निकट परिक्रमण काल, पृथ्वी के निकट RE की तुलना में H नगण्य है, और इसीलिए परिक्रमण काल T = अब देखें, आप इसमें भी अगर यच रख दें तो ये रूप आ जाएगा, लेकिन हम इसी रूप में निकाल ले रहे हैं। हमने यहाँ यच का मान, यहाँ पर हमने यच का मान 0 रख दिया, तो हमारा जो T आ गया वो आया 2 पाई अपान RE प्लस H की पावर 3/2 में RE की पावर 3/2, H का मान 0, और नीचे आ गया अंडर रूट G। चूंकि H = 0, या T = ये आपका R से एक R कट गया, तो आ गया आपका 2 पाई अंडर रूट RE/G सेकंड। इतनी देर में पृथ्वी के निकट एक चक्कर पूरा हो जाएगा। पृथ्वी के निकट इतनी देर में कोई भी उपग्रह एक चक्कर लगा लेगा। हम इसका मान अगर निकालना चाहें तो मान रखने पर
हम इसका मान रख दें, आर का मान, जी का मान, टी इक्वल टू 2 अंडर रूट 6400 किलोमीटर अपान 9.8। दो पाई का मान 3.14। चौसठ का 8 और इसका दशमलव हटा दें, इसका डेसिमल हटा दें, तो नीचे बचेगा अंडर रूट में 98। इसका दशमलव हटाया 98 बचा, और इसका दशमलव हटाया यानी एक 10 और इधर भी कर दिया तो आया 4 2 6, यहाँ आ गया 10 की पावर 3। 6 का जब वर्गमूल लिया तो 3 आ गया। बस ये आ जाएगा 2 3.14 8 10 की घात 3 अपान 7 इंटू अंडर रूट 2। ये कट जाएगा, यहाँ बचा अंडर रूट 2। बस इन्हीं को हम गुणा भाग करते हैं। इन प्लेस ऑफ अंडर रूट 2 ये हो गया 1.4 इंटू 3.14 इंटू 8 इंटू 3 अपान 7। हम इसको काट देते हैं 7 से, ये 7 से कट जाएगा। पॉइंट 7 आ गया, इससे काटा तो इतना आ गया। फिर पॉइंट 3 पॉइंट इंटू 8 इंटू 10 टू दी पावर 3 सेकंड, ये आता है सेकंड में। ये आया 1.4 3.14 8 इंटू 10 टू दी पावर 3 7 सेकंड। दिस इज इन सेकंड। और इसीलिए इसको गुणा भाग करके निकाल लेते हैं इसकी वैल्यू। यहाँ पर देखें अगर ध्यान से तो जो ये गुणा भाग किया ये सेकंड में आ रहा है, इसको हम मिनट बनाते हैं क्योंकि सेकंड की जो वैल्यू आएगी वो 60 से ज़्यादा आएगी। तो अगर 60 से ज़्यादा है तो हम उसको मिनट में कन्वर्ट कर सकते हैं, और इसीलिए टी का मान आया, इनको तो गुणा ही करने लगते हैं। ये 6.28 को गुणा करेंगे तो 628.123
ये 3 दशमलव हैं, ये ख़त्म हो गए इस 10 की घात 3 से। आगे आ गया 8, नीचे आ गया 60 मिनट, कर दिया। 4 2 जा 15 चौको 60, बस 15 से डिवाइड कर दिया। 15 16 5 12 8 5 लगभग इतना आता है। 83.7 मिनट हम कह सकते हैं 84 मिनट्स नियरली। तो पृथ्वी के निकट अगर किसी भी उपग्रह को हम छोड़ दें, किसी छोटी वस्तु, किसी बड़ी वस्तु को हम किसी कक्षा में प्रतिस्थापित कर दें, तो इतनी देर में वो एक चक्कर पृथ्वी का लगा लेगा। अब ये तो हो गया कि पृथ्वी के निकट कितना टाइम लगेगा, और पृथ्वी से जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे वैसे वैसे समय का मान बढ़ता जाएगा। अब प्रश्न ये आता है कि यदि हम चाहते हैं कि जो परिक्रमण काल है किसी भी ऊंचाई पर वो ठीक उतना ही हो जितना पृथ्वी का परिक्रमण काल है, यानी पृथ्वी अपनी धुरी पर एक चक्कर 24 घंटे में लगाती है, ये पृथ्वी अपनी धुरी पर 24 घंटे में एक चक्कर लगाती है, एक बार घूम जाती है, एक रोटेशन करती है, एक चक्रण करती है। तो पृथ्वी के जो घूमने का समय है वह है 24 घंटे। हम पृथ्वी के केंद्र से कितनी ऊंचाई पर उपग्रह को डाल दें कि उसका परिक्रमण काल भी इतना ही हो जाए, 24 घंटे में वो भी चक्कर लगाए। तो यदि किसी उपग्रह का परिक्रमण काल 24 घंटे हो तो उसकी ऊंचाई कितनी होगी? यदि किसी उपग्रह का जो परिक्रमण काल है वह 24 घंटे हो तो उसकी ऊंचाई कितनी होगी? आइए हम इसकी गणना करते हैं। यदि किसी उपग्रह का परिक्रमण काल 24 घंटे हो ये सूत्र है। तो यदि परिक्रमण काल 24 घंटे तो उपग्रह की ऊंचाई
चूंकि t इक्वल टू 2 पाई अपान आर ई प्लस एच 3/2 अपान √g, ये सूत्र है। रखते हैं मान। यदि हम मान रख दें तो t इक्वल टू 24 घंटे दे रहा है। 24 घंटे सेकंड में बदलना है। 1 घंटे का 3600 सेकंड। चौबीस घंटा पृथ्वी चक्कर लगा लेती है, परिक्रमण कर लेती है, और 1 घंटा बराबर 3600 सेकंड। गुणा कर दिया, इतनी सेकंड हो गया t। 2 पाई आर ई इसकी पावर 3/2 अपान √g। इसके दोनों का मान लगभग बराबर आते हैं, इसको हमने काट दिया। इसका वर्गमूल इसी के बराबर आएगा। इसको भी काट दिया। और इसलिए 64 इंटू 10⁵ प्लस एच इसकी पावर 3/2 इक्वल टू 24, 36, 32 इंटू 10⁵। अब इसका ये पावर ख़त्म करने के लिए यह है 3/2, इसको 2/3 कर देती है। 2/3 का मतलब ये हुआ कि इधर भी 2/3 करेंगे, इधर भी 2/3 करेंगे, और इसीलिए 64 10⁵ प्लस एच ये बराबर हुआ इसका 2/3 24, 36, 32 10⁵। इसका 2/3 करना यानी इसका एक बार वर्ग करना और फिर घनमूल लेना। इसका करना है 2/3। हम इसको इस तरह लिख सकते हैं 24 36 32 10⁵, और फिर इसी को लिखते हैं तो स्क्वायर हो जाएगा 24 36 32 10⁵।
और इसी का हमने घनमूल ले लिया। घनमूल क्यूब रूट अब क्यूब रूट लेने के लिए थोड़ा दिमाग तो लगाना पड़ेगा, लेकिन कर लेते हैं। इसको ऐसे ही करते हैं जैसा करना है करते रहते हैं हम लोग, क्योंकि अब ये किसी कैलकुलेटर या इसका इस्तेमाल तो करना नहीं हमको, तो ऐसे ही करना है। अब ऐसे आप देखें, घनमूल का मतलब 3 बार हो। यहां देखिए, इसको थोड़ा छोटे टुकड़ों में इसको तोड़ा। फोर इंटू 6 ये हो गया 6 इंटू 6। ये 2 जीरो, ये 2 जीरो, ये सब एक जगह चले गए। 1 2 3 4 और 5 5 10 4 14। तो ये जीरो तो बाहर चले जाएंगे। 14 36 हो गया। 32 हुआ, 32 हुआ। 4 4 चौको 16 दूनी 32। और फिर यही चीजें आगे दे टुकड़े कर दिए। 4 छक 4 6 6 6 6 6 4 4 इंटू 2 इंटू 10 टू दी पावर 14। आइए इसका क्यूब रूट निकाला है। 3 बार है। छः 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 का 6 6 इस 6 का 6 इस 6 का 6 4 4 4 इसका ये 4 ये 4 और ये 4 का 4 आ गया। एक 4 ये 4 और ये 4 का 4 आ गया। ये खत्म हो गए, ये हो गए, ये हो गया, ये हो गया, ये हो। अब आपके पास बचा 2 और 2 4, 2 दूना 4। और इधर आपको निकालना है क्यूब रूट 3 चौको 12। तो 10 की घात 14 है, तो 100 बचा अंदर। तो अंदर आपको बच गया 2 2 और 100। एक 2 यहाँ बचा, एक 2 यहाँ बचा, और इसमें 100 बच गया, क्योंकि 10 की घात 12 का आएगा 10 की घात 4।
इंटू 2 200। अब इनका घनमूल निकालते हैं। यहाँ आ गया 6 चौक 24, 6 चौक 24, 24 24, 24 चौको 96 और 24 दूना 48, 48 और 9 57। अब इसके अंदर जो बचा हुआ है, 2 बचा 2 बचा 100 बचा, तो 2 इंटू 2 इंटू फिर 2 ले लिया, 50 बचा, 50 पूरा पूरा तो नहीं आ रहा है भाई, तो इसका 2 तो और आ जाएगा आपके पास। अब अंदर बचता है √50, राइट। √50 का अगर घनमूल निकालें तो 3 का आता है 20, 27 का आता है 3, और 64 का आता है 4। इसका मतलब इनके बीच में ही कोई होगा। तो 3.5 लेते हैं क्या? अच्छा 25 5 15, 15 और 2 17, 3 5 15, 3 3 9, 10 5 7 5 12, 1 1 2 1, फिर 5 5 25, 5 दूनी 10, 2 12 12, 5 60, 1 61, 3 5 15 और 3 दूनी 6 7, 12 3 36, 5 7 8 12, 3 1 4। तो आ गया है 3 1 2 3 42। तो लगभग 3.5 के करीब आया। इसका मान हम निकालेंगे तो लगभग 3.6 के करीब आता है 30। तो कह सकते हैं कि दिस इज, तो 10 की घात 5 है, 10 की घात 5, ये हो गया 50, इसको गुणा कर दिया 2 2 छंग 12, 2 सते 14, 2 पंचे 10 11 और इंटू 3.6, 3.5। 50 का हमने मान लिया 3.5 के करीब आता है, 4.28 यानी 4.3। एग्जैक्ट तो नहीं आएगी इसकी वैल्यू, तो लगभग इतना आया। अब इसको भी गुणा कर देते हैं, इसको गुणा करेंगे तो इसका गुणा आया 3 3 दूनी 6,
3 पचे 15, 3 दूनी 6, 3 पचे 15, 11 23 33, 1 34, 2 पंचे 10, 11 2 7 14, 1 15, 2 6 12, 6 6 12, 7 5 12, 1 13, 5 8 9 1 10, 3 1 4, ये इतना आया करें। 4 0 4 0 3 2 इंटू 10 टू दी पावर 4, ध्यान रखा है यहाँ 10 टू दी पावर 5 है, तो इसको रख दिया 10 टू दी पावर 4, और इसलिए इसको उधर ले गए, इसलिए h इक्वल टू इतना 4 0 3.2 इंटू 10 टू दी पावर 5 माइनस 64 इंटू 10 टू दी पावर 5, इतने मीटर, इतना आया। 10 में से ये तो बचा आपका 0.2, 13 में से 4 गए 9, 9 में से 6 गए 3, 3। इसका मतलब ये हुआ, अगर किसी भी कृत्रिम उपग्रह को लगभग इतने मीटर की ऊंचाई पर छोड़ दिया जाए तो वो पृथ्वी का चक्कर 24 घंटे में लगा लेगा। 24 घंटे में वो पृथ्वी का चक्कर लगा लेगा। ये आपका हुआ इतना, यानी ये अगर इसको गुणा करते जाएं, इसको हम छोड़ दें तो आपका आया 3 3 9 1 2 3 4 5, इतना मीटर। तो किलोमीटर अगर बनाएं तो 3 और घटा दें, 33,000, लगभग 33 या 34,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर किसी भी कृत्रिम उपग्रह का जो परिक्रमण काल है वो लगभग 24 घंटे रहेगा। यहाँ पर जो हमने गणना की है, चूंकि यहाँ पर जो घनमूल है वो एग्जैक्ट नहीं निकल पाया, ये तो हमको यहाँ घनमूल निकालना था, ये घनमूल है, ध्यान रखेंगे घनमूल है, और इसलिए जो घनमूल निकाल रहे हैं ये घनमूल जहाँ निकल आया, लेकिन वहाँ पर 50 के घनमूल ठीक नहीं निकला, और उसके कारण जो वैल्यू आई है ठीक आई है 33, ये लगभग 35,000 किलोमीटर की ऊंचाई है, जहाँ पर कि यदि किसी उपग्रह को डाल दिया जाए तो वो पृथ्वी का चक्कर 24 घंटे में लगा लेगा। राइट, बस आज इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि इस चैप्टर में किसी भी प्रकार का डाउट होता है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन अथवा हमारे सोशल साइट्स पर जाकर पूछ सकते हैं, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन पर दिया हो।